Good morning, sir. Good morning. चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। हमारे आज के स्टार्टिंग क्लास में ही हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे लैंड्स इंटरवल रूल एंड देन उसके बाद आगे कुछ और टॉपिक्स पर डिस्कशन होगा। ठीक है, लास्ट क्लास में हम लोगों ने टर्म वैल्यू ड्यू टू एलएस कपलिंग इंटरेक्शन डिस्कस किया था। एलएस कपलिंग इंटरेक्शन के कारण टर्म वैल्यू में क्या चेंज आता है, एनर्जी अप और डाउन, दो टाइप के केसेस हम लोगों ने डिस्कस किए थे। ठीक है, तो नाउ टुडे अभी हम लोग उसको उस टर्म से उस लिंक्स करते हैं जिससे कि हम लोगों को और सिंपल हो जाए, सिंप्लीफाइड वे में। सो नाउ आई एम हैविंग स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन एनर्जी, स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन एनर्जी इन अनदर वे। जैसे लास्ट क्लास में डिस्कस किया एक प्रॉब्लम जिसमें h कट स्क्वायर आ रहा था, वैसे क्वेश्चन करके। तो स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन एनर्जी, इस टर्म के लिए हम लोगों ने लेट डेल्टा ई एल एस इज इक्वल टू कैपिटल ए एल डॉट एस, वेयर ए इज कपलिंग कांस्टेंट, ए इज कपलिंग कांस्टेंट बिटवीन वेक्टर एल एंड वेक्टर एस। तो लास्ट क्लास के टॉपिक के अकॉर्डिंग अगर रिलेट करें इसे, तो ये रिलेट हो रहा है कैपिटल ए एल डॉट एस की वैल्यू अगर पुट कर दूं, तो सिंस एल डॉट एस की वैल्यू होती है ए हो जाएगा एल डॉट एस मीन्स एच कट स्क्वायर अपॉन 2 जे जे प्लस 1 माइनस एल एल प्लस 1 माइनस एस एस प्लस 1, तो दिस ब्रैकेट क्लोज। ओके, तो ये होता है एल डॉट एस का वैल्यू। एल डॉट एस वैल्यू अगर सब्स्टिट्यूट कर दें एच कट स्क्वायर उसमें आएगा। तो ये टर्म आपको तब मिलता है जब आप इसको एल डॉट एस निकालने के लिए देखते हैं। सो नाउ ए एच कट स्क्वायर बाई 2, पिछले वाले में हमारे पास क्या कांस्टेंट आता था जब जे जे प्लस 1 माइनस एल एल प्लस 1 माइनस एस एस प्लस 1 किया था, तो उस केस में आपको याद है, उस केस में हमारे पास था ए बाई 2, स्मॉल ए बाई 2। उस कांस्टेंट को इस कांस्टेंट से रिलेट किया जा सकता है, बट अभी हमारा टास्क वो नहीं है। पिछली क्लास में जो डिस्कशन किया है वो भी वैलिड है, बट उसमें जो कांस्टेंट है वो और ये थोड़ा डिफरेंट है, बट दे आर रिलेटेड भी है ये कांस्टेंट्स। उसमें हमारे पास आया था ए बाई 2 और इसमें क्या है कैपिटल ए एच कट स्क्वायर बाई 2। तो हमारा जो पुराना कपलिंग कांस्टेंट जिसको हमने स्मॉल ए मान रखा था, उसको हम लोग इसके थ्रू अगर निकालना चाहें तो यह पहले हम लोगों ने निकाला था ए और अभी निकल रहा है कैपिटल ए एच कट स्क्वायर। कोई बता सकता है क्या रिलेशन है स्मॉल ए और कैपिटल ए में? वहां था माइनस ए बाई 2, ओनली एच कट उसमें नहीं था, यहाँ एच कट है। तो ए एच कट स्क्वायर इज इक्वल टू स्मॉल ए, इतना ही डिफरेंस है ना। ओनली एक इसके साथ एक माइनस साइन अगर लगा दे, लेकिन वो तो टर्म वैल्यू वाले में लगाया था ना। अगर यहाँ पर भी हम लोग एनर्जी को, अब ये तो एनर्जी हो जाएगी जूल यूनिट की, ये एनर्जी जूल वाली है, वो वाले हमने निकाला था सेंटीमीटर इनवर्स मीन्स वेव नंबर वाले टर्म में स्मॉल ए। तो अगर हम लोग रिलेट करना चाहें तो ये वैल्यू और ये वैल्यू इक्वल हो सकता है, बट डिवाइड किससे करना पड़ेगा? इस वाले वैल्यू को एच सी से, एच सी से डिवाइड करेंगे तभी वो स्मॉल ए वैल्यू आएगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप लोग? ए एच कट स्क्वायर तो ये एनर्जी के साथ रिलेट हो रहा है, लेकिन इसको डिवाइड करना पड़ेगा विथ एच एंड सी, तब ये स्मॉल ए के बराबर होगा। जो लास्ट क्लास में डिस्कशन हुआ है उससे रिलेट कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, क्योंकि वहां पर टर्म वैल्यू के टर्म में, टर्म वैल्यू के लिए हम लोगों ने रिप्रेजेंटेशन किया, एनर्जी के टर्म में अगर बात कर रहे हैं तो ये है। सो नाउ ये हो गया। चलिए इसको अब ए एच कट स्क्वायर को, ए एच कट स्क्वायर बाई 2 को नया कांस्टेंट एक मान लेते हैं बी, न्यू कांस्टेंट बी, दिस इज जे जे प्लस 1 माइनस एल एल प्लस 1 एस एस प्लस 1। सो दिस इज द टर्म। अब हमने एक नया कांस्टेंट इंट्रोड्यूस किया है, उसको भी लिख लेते हैं। इसको इंट्रोड्यूस करके यहाँ पर इसको एक साथ ही लिख लेता हूँ, एक मिनट। तो स्मॉल ए है टर्म वैल्यू वाले में, सिंस माइनस ए एच कट स्क्वायर इज इक्वल टू ए एच कट स्क्वायर बाई 2, दिस इज माइनस ए एच सी। अच्छा हाँ, बेटर रहेगा 2 नहीं लिखूं, डिवाइडेड बाई 2 दोनों में ही था। तो माइनस एच सी मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, ये आपको पड़ता है जब आप टर्म वैल्यू से एनर्जी यूनिट में जाते हैं।
फर्स्ट वाले में लेट b इज इक्वल टू ए एच कट स्क्वायर बाई 2। बहुत सारे कांस्टेंट मैंने लिख दिए हैं, जहां सुविधा लगी हम लोगों ने नया कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कर लिया। तो इस तरह से कांस्टेंट लेने से भी हमें सफिशिएंटली कुछ स्मॉलर कैलकुलेशंस आ जाती हैं, इससे हमें हेल्प मिल जाता है। सो नाउ ये हो गया b j j प्लस 1 माइनस एल एल प्लस 1 माइनस एस एस प्लस 1 वेयर b इज ए एच कट स्क्वायर बाई 2। सो अब हम लोग देख रहे हैं जो हमारा कैलकुलेशन है, वो कैलकुलेशन इसकी करस्पॉन्डिंग टर्म वैल्यू भी देगा, टर्म वैल्यू भी निकाल सकते हैं। टर्म वैल्यू में एक पॉजिटिव एक नेगेटिव के साथ आ सकता है। तो ये जो डेल्टा ई एल एस है, इसकी वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव आपने लास्ट क्लास में डिस्कस किया है। फॉर वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम J is equal to L plus half and J is equal to L minus half। डेल्टा ई एल एस कितना होगा जब हम J is equal to L plus half लगा दें एंड जब J is equal to L minus half लगा दें। लास्ट क्लास में हमने इसका डिस्कशन थोड़ा सा किया था, जिसमें कि वैल्यू एक में नेगेटिव एक में पॉजिटिव आती थी, है ना। बताइए कितना आएगा इसमें, माइनस एल प्लस 1 आएगा, किसमें, चलिए बी जे की वैल्यू है एल प्लस हाफ एल प्लस 3/2 एल प्लस हाफ प्लस 1 माइनस एल प्लस 1 माइनस एक इलेक्ट्रॉन, सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम है 1/2 3/2, ये आ गया बी एल माइनस हाफ प्लस 1 ऐड करेंगे तो एल प्लस हाफ माइनस एल प्लस 1 माइनस 1/2 3/2। बताइए क्या आएगा वैल्यू दोनों का। यहाँ तो एल स्क्वायर होगा, एल स्क्वायर कैंसिल, हाफ एल 3/2 एल मतलब 2 एल में से एक एल माइनस तो एल बचेगा बी, और यहाँ पर 1 यही पहला पेज है, बी इंटू एल। यहाँ पर क्या होगा, ये माइनस 3/4, यहाँ 3/4 कैंसिल, हाँ ठीक है। तो ये होगा बी माइनस बी एल प्लस 1। चेक करिए यही आता है। Okay, so now the difference of energies corresponding to multiplet J is equal to L plus half एक है, J is equal to L minus half एक है। तो जो L plus half है उसको J max बोल सकते हो, जो L minus half है उसको J minimum, J max, J min, मतलब मैक्सिमम J वैल्यू क्या है आपके पास L plus half और मिनिमम है L minus half। तो उसको मैं अलग अलग डेजिग्नेशन दे देता हूं कि एक है L max, सॉरी J max, एक है J minimum, J min। तो मैक्स और मिन J वैल्यूज के साथ हम लोग ये वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम या कोई भी सिस्टम लोगे तो आप दो एनर्जी लेवल्स के बीच में इस तरह से डेल्टा ई एल एस कैलकुलेट कर सकते हो। सो नाउ डेल्टा ई प्राइम विच इज डेल्टा ई जे इज इक्वल टू एल प्लस हाफ मीन्स जे मैक्स एंड माइनस डेल्टा ई जे मिन इज इक्वल टू एल माइनस हाफ, ओके, एल प्लस हाफ। तो L प्लस हाफ L माइनस हाफ इन सब वैल्यूज के साथ हम लोग ये रिलेट कर रहे हैं। ठीक है, नाउ दिस वैल्यू बिकम्स BL माइनस BL प्लस 1। so this is the B 2L plus 1, B into 2L plus 1। ये है डेल्टा ई प्राइम, तो आप इतना याद रखें सबसे बेस्ट रहेगा। आपने किया क्या, यहाँ एक NL प्लस NL1 अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 1s1 2s1 3s1 3p1 2p1 3d1, वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम ऐसे ही कॉन्फ़िगरेशन रखेगा। तो अब इसके बाद आपने उसमें स्प्लिटिंग दिखाया है, स्प्लिटिंग मल्टीप्लेट मान लो डबलेट है, सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम होगा तो डबलेट होगा। तो डबलेट के लिए ट्रांजिशन जिसमें कि अगर मान लो एक एनर्जी लेवल ऊपर जाए एक एनर्जी लेवल नीचे जाए, एनर्जी लेवल का मतलब है टर्म वैल्यू। तो आपने अभी डेल्टा ई एल एस निकाला है, ये एनर्जी एल एस कपलिंग के साथ कुछ फाइनाइट वैल्यू देगा। तो एल एस कपलिंग में एल और एस की वैल्यूज यहाँ इसको डेल्टा ई ऊपर यहाँ ले गया, जो कि जे मैक्स का वैल्यू है, जे मैक्स एल प्लस हाफ के करिस्पॉन्डिंग, ओके। और एक है डेल्टा ई एल एस जे मिन के करिस्पॉन्डिंग एल माइनस हाफ, ठीक है। तो जे मैक्स जे मिन ये दो वैल्यूज के करिस्पॉन्डिंग आपको दो डबलेट मिल रही है, और इन दोनों डबलेट्स में आप कैलकुलेशन करके डिफरेंस ऑफ एनर्जी बता सकते हो। दिस इज द डबलेट,
इसको आप बोलते हैं स्पिन ऑर्बिट मल्टीप्लेट। मल्टीप्लेट में डबलेट आ सकता है, ट्रिपलेट आ सकता है, सिंगलेट को छोड़ करके सब आएंगे। सिंगलेट क्योंकि सिंगल एनर्जी डिफरेंस हो, सिंगल एनर्जी रहेगा, तो डबलेट ट्रिपलेट सब में एनर्जी डिफरेंस कोई दो एनर्जी लेवल्स, दो एनर्जी टर्म्स लेकर आप कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि जो एनर्जी डिफरेंस है वो एनर्जी डिफरेंस 2l+1 के प्रोपोर्शनल है। तो दिस एक इसमें डेल्टा ई एल एस एक पॉजिटिव एक निगेटिव के साथ, एक ऊपर चला गया पॉजिटिव था, निगेटिव है नीचे चला आया, ये अपवर्ड शिफ्ट हुआ, ये अपवर्ड गया, ये गया डाउनवर्ड। ठीक है, अपवर्ड और डाउनवर्ड जो दो मल्टीप्लेट्स यहाँ पर डबलेट्स हैं, एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ शिफ्ट हुआ, एंड देयर डिफरेंस ऑफ एनर्जी, द डिफरेंस ऑफ एनर्जी जो इन दोनों के बीच में डेल्टा ई प्राइम है, दैट इज प्रोपोर्शनल टू 2l+1। ठीक है, यही लैंड्स इंटरवल रूल है। लैंड बोलता है कि जो एनर्जी डिफरेंस है दो मल्टीप्लेट के बीच में, वो एनर्जी डिफरेंस 2l+1 के प्रोपोर्शनल होगा, 2l+1 के प्रोपोर्शनल होगा एनर्जी डिफरेंस। इतना आप ध्यान रखेंगे, बहुत अच्छे से आपका कैलकुलेशन हो जाएगा। So the energy difference is proportional to 2l+1 between two any multiplet, two multiplets, दो मल्टीप्लेट के बीच में एनर्जी डिफरेंस जो है आपके पास, where b is a h²/2। अब लास्ट वाले क्वेश्चन को याद करिए जिसमें हमने 2p 3/2 2p है। So for 2p 3/2 and 2p half, what will be the energy difference? डेल्टा ई प्राइम, ये हो जाएगा b की वैल्यू है ah²/2, 2 into 1+1, यही होगा ना, कितना आ गया 3ah²/2, क्या कर सकते हो 3/2ah²। ये लास्ट क्लास में क्वेश्चन सॉल्व किया था मैंने, और वो डायरेक्टली अभी मैंने एक रूल बना करके डिस्कस कर लिया। अब ये रूल माना जाएगा फॉर 2d 5/2 एंड 2d 3/2, व्हाट इज द एनर्जी डिफरेंस? एनर्जी डिफरेंस बिकम्स ah²/2, और यहाँ 2 into 2+1, एल की वैल्यू 2 होती है डी सब सेल के लिए, डी टर्म के लिए, तो ये हो गया 5/2 ah² फॉर डबलेट f। ये एग्जांपल्स हैं, ध्यान रखें, दीज आर फ्यू एग्जांपल्स। इसमें कि एक क्वेश्चन पूछा भी गया है p ऑर्बिट के लिए, 2p 3/2 और 2p हाफ के लिए, 2f 7/2 एंड 2f 5/2। द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन मल्टीप्लेट इज, ये सभी वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। डायरेक्टली इसका आंसर ऐसे हम लोग लिखते जा रहे हैं सिंपलीफाइड वे में। सबसे सिंपल तरीका यही है, 3/2 5/2 7/2। यस, ओके ओके, हाँ एक 7/2 होगा। ओके, so this one is 7/2, 7/2 5/2, 3/2 हाफ, 5/2 3/2 7/2, और इसी तरह से आप डॉट 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 करके फर्दर लिख सकते हो। ये न्यूक्लियर में भी यही रूल रहता है, सॉलिड इसमें एटॉमिक में भी यही रूल रहेगा। एटॉमिक न्यूक्लियर दोनों में ये कैलकुलेशन कई बार आया है नेट के एग्जाम में, ध्यान रखेंगे। न्यूक्लियर में आए, सॉलिड में आए, 2l+1 के प्रोपोर्शनल एनर्जी होती है। कई बार आपसे कॉपलिंग कांस्टेंट बताएगा, बोलेगा p के लिए कुछ वैल्यू दे दिया और d के लिए पूछ लेगा, तो ये न्यूक्लियर में एटॉमिक में दोनों में आने के चांसेस रहते हैं। और आपने एटॉमिक वाला क्वेश्चन किया भी है जिसमें 3/2 ah² आंसर आता था। ठीक है, इस तरीके से भी हम लोगों ने इसको आज डिस्कस कर लिया। सो नाउ नेक्स्ट क्या है कि जो ये एनर्जी मैंने एल के टर्म में लिखा है, ऑर्बिटल क्वांटम नंबर के टर्म में, इसको मैं जे के टर्म में लिखना चाहता हूं। नाउ वी विल रिप्लेस दिस एल वैल्यू इनटू जे। जे के टर्म में मैं लिखना चाहता हूं, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं रिप्लेस कर दूंगा, चाहे जे मैक्स के साथ करूं या जे मिन के साथ। तो हाँ वही दशरथ तो बहुत सही बात कर रहे हैं। So in this case delta E prime represent, क्या रिप्रेजेंट करता है, represents the energy difference between two levels having total angular quantum number, क्या क्या क्वांटम नंबर्स हैं, J max is equal to L plus half and J min is equal to L minus half. So these J values are corresponding to two levels, दो levels की corresponding है। Now, so thus यहां पर आप देख सकते हो if we try to replace L value by J, तो यहां पर here J max की वैल्यू कितनी आ रही है, L+1/2 है, तो इसको आप लिख सकते हो 2l+1/2। सो नाउ आप ये इक्वेशन को अगर कोई पॉइंट एक इक्वेशन नाम दे दो, सपोज इसको इक्वेशन आज की क्लास में 1 मान लूं, इसको 2 मान लिया, तो 2 इक्वेशन क्या होगा, इक्वेशन 2 को देखते हैं, इक्वेशन 2 कैसे रिप्लाई, देयरफॉर इक्वेशन 2 इंप्लाइज, क्या इंप्लाई करेगा,
डेल्टा ई प्राइम इज इक्वल टू बी था और 2l+1 था, बी इंटू 2l+1 आपने पहले लिखा। अब बी की वैल्यू है AH²/2 एंड देन 2l+1 इज 2 times J max, 2 cancel, AH² J max. So this is the energy difference between two multiplets having angular quantum number J max, J min. J max और J min ये दो क्वांटम नंबर्स होंगे। तो इसी को हम लोग लैंड्स इंटरवल रूल बोलते हैं। दिस इज लैंड इंटरवल रूल। इंटरवल मीन्स एनर्जी डिफरेंस। तो दिस इज द लैंड्स इंटरवल रूल। AH² इंटू J max, रूनी ने भी यही लिखा है और दशरथ ने। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, इसको और किसी तरह से अगर लैंग्वेज में लिखना हो फिजिकली तो हम लोग इसको कैसे एक्सप्लेन करें। ठीक है, ये हमारे पास कैपिटल बी के टर्म में लिखते तो वहां पे AH नहीं होता। तो अब आप लिख सकते हो द एनर्जी डिफरेंस इज प्रोपोर्शनल टू J max. The energy difference is proportional to J max. AH² is a constant. H² जानते हैं, यहाँ प्लैंक कांस्टेंट है, A है कपलिंग कांस्टेंट। सो एनर्जी इंटरवल, एनर्जी स्पेसिंग बिटवीन टू कंसेक्यूटिव लेवल्स, जिसमें एक का J मिनिमम हो एक का J मैक्सिमम हो, उसके लिए J max के प्रोपोर्शनल एनर्जी इंटरवल हो जाएगा। सो नाउ द एनर्जी इंटरवल और स्पेसिंग, ये अब ये स्टेटमेंट लैंड्स इंटरवल रूल है। इंटरवल स्पेसिंग बिटवीन two consecutive levels J and J+1, एक J हो और एक J+1 हो, क्योंकि हम लोग जो लिख रहे हैं हमारे पास इस केस में अगर मैं एक को J लिखूं, J मिनिमम, इसको J ले लूं, तो J मैक्सिमम जो होगा, J मैक्सिमम कितना होगा, J+1 हो जाएगा। एक यूनिट का डिफरेंस आएगा इसमें। आपने देखा J की वैल्यू थी L - ½ L+½ L-½ से एक यूनिट लेस है, तो J मिनिमम J अगर ले रहे हैं तो J मैक्सिमम कितना होगा, दैट विल बी J+1। ये क्वांटम नंबर्स के साथ हम लोग डबलेट एनर्जी स्प्लिटिंग को एक्सप्लेन करते हुए ये लिख सकते हैं कि दिस डेल्टा E इज प्रोपोर्शनल टू J max, और वी कैन राइट डेल्टा E प्रोपोर्शनल टू J+1। J max मतलब J+1 हमने ये लिख लिया यहाँ। तो किसी भी टाइप के मल्टीप्लेट में जब J वैल्यू दी गई हो तो हायर J के प्रोपोर्शनल एनर्जी डिफरेंस होगा, उस एनर्जी इंटरवल को रिप्रेजेंट कर देंगे J max मींस J+1। J और J+1 से रिप्रेजेंटेड दो लेवल्स अगर आपको दिया जाए तो एनर्जी डिफरेंस J+1 के प्रोपोर्शनल होगा J max जो होगा वैल्यू। तो J max के प्रोपोर्शनलिटी आप एनर्जी को दिखा रहे हो हायर लेवल, हायर J वैल्यू के करेस्पॉन्डिंग। चलिए इसको हम लोग यहाँ पे अब लिख लेते हैं। बिटवीन J and J+1 ऑफ ए फाइन स्ट्रक्चर मल्टीप्लेट, ऑफ ए फाइन स्ट्रक्चर, ऑफ ए फाइन स्ट्रक्चर मल्टीप्लेट is proportional to higher J value, proportional to J+1. This is higher J value. इसको आप दूसरे लैंग्वेज में क्या लिख सकते हो, that is to the J max, to the larger after two J values, दोनों J values में जो लार्जर होगा उसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा एनर्जी डिफरेंस। J वैल्यूज में जो लार्जर होगा उसके प्रोपोर्शनल एनर्जी हो जाएगा, एनर्जी डिफरेंस प्रोपोर्शनल होगा। दिस इज नोन एज, दिस थ्योरी इज नोन एज, दिस थ्योरम इज नोन एज, दिस रिजल्ट इज नोन एज लैंड्स इंटरवल रूल। सो दिस इज लैंड्स इंटरवल रूल। एनर्जी डिफरेंस डायरेक्टली कैलकुलेट करने में इसको हेल्प में ले जा सकता है। सो नाउ एग्जांपल लेता हूं मैं। फॉर एग्जांपल सपोज कोई मुझसे पूछे कि D3D1 2 3, एक पहला एग्जांपल लेता हूं कि ट्रिपलेट D1 2 3 दिया है, इसके तीन टर्म होंगे, तीन टर्म 3D1 3D2 3D3, तो उनके बीच में डिफरेंस कैसे आप बनाओगे। कई बार आपने देखा होगा कि मैंने ऐसे लिख दिया, बना दिया। तो इसको अगर आपको डिफरेंस बताना है, दैट मींस यू हैव टू शो द इमेज ये आ गया 3D1, ये है 3D2 और ये है 3D3। तो दिस एनर्जी डिफरेंस डेल्टा E प्राइम इज प्रोपोर्शनल टू 2, और ये किसके प्रोपोर्शनल है, डेल्टा E प्राइम, दिस इज प्रोपोर्शनल टू 3।
ये ध्यान रखना है कि 2 और 3 का रेशियो आएगा एनर्जी डिफरेंस में, क्योंकि हायर जे वैल्यू के करस्पॉन्डिंग ही एनर्जी प्रोपोर्शनल हो रही है। ये ध्यान रखेंगे आप लोग, 2 और 3 का रेशियो होना चाहिए एनर्जी इंटरवल में, अभी वो ट्रिपलेट D123 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट मैं उठा लेता हूँ एक और दूसरा सेकेंड वन मैं ले लेता हूं इसमें, ट्रिपलेट P012, इसके लिए लगभग 2 टाइम्स ये एनर्जी डिफरेंस डेल्टा ई प्राइम प्रोपोर्शनल टू 1 हो जाएगा, और ये डिफरेंस प्रोपोर्शनल टू 2 हो जाएगा। ठीक है, ये ट्रिपलेट P012 तो 1 के प्रोपोर्शनल होगा, यहाँ जे की वैल्यू है 0, जे की वैल्यू है 1 और जे की वैल्यू है 2। तो 3 जे वैल्यूज हैं, दो के बीच में करस्पॉन्डिंग डिफरेंस निकालना हो तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं। यहाँ भी DD1 जे की वैल्यू है 1, जे की वैल्यू है 2, जे की वैल्यू 3, तो जे की वैल्यू जो हायर होगा उसी के प्रोपोर्शनल उसका डिफरेंस होगा। तो जे 1 और 2 के बीच का डिफरेंस 2 के प्रोपोर्शनल, 2 और 3 के बीच का डिफरेंस 3 के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। सो आप देख रहे हैं कि ये दोनों एग्जांपल से हम लोग लैंस इंटरवल रूल डायरेक्टली अप्लाई करके सीख पा रहे हैं कि कैसे एनर्जी डिफरेंस हमें रिप्रेजेंट करना होगा किसी करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लेट के लिए। किसी मल्टीप्लेट को अगर दे दिया जाए 2 के प्रोपोर्शनल है भाई, जे की वैल्यू 2 है ना, ये चाहे उससे नहीं समझ पा रहे हो, ये 3D3 है, ये 2 है, ये 3 है। मोर देन हाफ फील्ड की बात नहीं कर रहा हूं मैं, लेस देन हाफ फील्ड होगा तो उल्टा हो जाएगा, इमेज रहेगा तो इमेज ऐसे ही ना, लेस देन हाफ फील्ड हो मोर देन हाफ, किसी भी केस में हायर जे वैल्यू के प्रोपोर्शनल एनर्जी डिफरेंस आएगा, इतना आपको ध्यान रखना है। द एनर्जी डिफरेंस इज प्रोपोर्शनल टू हायर जे वैल्यू, वो आप मोर देन फील्ड हाफ फील्ड में करें या लेस देन हाफ फील्ड में करें, कोई इशू नहीं होगा। ओके, सो नाउ थर्ड एग्जांपल मैं ले लेता हूं, एक 4D 1/2 3/2 5/2 7/2, तो इसमें एनर्जी डिफरेंस क्या होगा 1/2 5/2 7/2, ये दो कॉन्जिक्यूटिव के लिए एप्लीकेबल होगा, मल्टीप्लेट में 5 हो 10 हो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। करस्पॉन्डिंग टू 2 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीप्लेट्स यू कैन हैव द डिफरेंस ऑफ एनर्जी प्रोपोर्शनल टू हायर जे वैल्यू, जो हायर जे वैल्यू होगा उसी के प्रोपोर्शनल एनर्जी डिफरेंस रिप्रेजेंट कर देना है आपको, उसकी वैल्यू निकालनी है, h कट स्क्वायर l की वैल्यू ये सब पुट करो निकल जाएगा। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है जे की वैल्यू पहले हाफ है, हाफ मतलब 4D हाफ ही है, ये है j इक्वल टू 3/2, मैंने कई सारे बना दिए क्या, मुझे 3 डिफरेंस ही दिखाना था, कोई बात नहीं, j इक्वल टू 5/2 और फिर j की वैल्यू 7/2, लास्ट वाला मुझे हटाना पड़ेगा, ये 4 जे वैल्यू है, चारों जे वैल्यू को इस तरह से मैं रिप्रेजेंट कर पाऊंगा। आप रेफरेंस कैसे भी मान सकते हो, इसके करस्पॉन्डिंग एनर्जी डिफरेंस आपको यहां पर सीखना है, जस्ट एनर्जी डिफरेंस। ठीक है, जैसे आप एक चौथा एग्जांपल ले लूं, ट्रिपलेट F2 3 4, यहां एनर्जी डिफरेंस, ये एनर्जी डिफरेंस 3 के प्रोपोर्शनल, एक एनर्जी डिफरेंस 4 के प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो जे वैल्यू 2, जे वैल्यू 3 और जे वैल्यू 4, so this delta E prime is proportional to 4 and this delta E prime proportional to 3, यहाँ proportional to 3 हो जाएगा, यहाँ proportional to 5 हो जाएगा, यहाँ proportional to 7 हो जाएगा, by 2 सब कांस्टेंट में मैंने इंक्लूड कर लिया। ओके, तो ये 2-4 एग्जांपल से आपको क्लियर है कि हमें एनर्जी डिफरेंस निकालना हो तो हमें किस तरह से रिप्रेजेंट करना होगा एनर्जी लेवल डायग्राम को। एनर्जी लेवल डायग्राम ड्रॉ करने का एक सिंपल तरीका हम लोगों ने लैंस इंटरवल रूल से सीख लिया। अब मैं आगे प्रोसीड करता हूं कुछ क्वेश्चंस पर, कुछ क्वेश्चंस एक दो ऐसे सॉल्व करेंगे जिसमें इसका यूज होगा, इस थ्योरी का यूज होगा। ओके, बहुत सिंपल थ्योरी है, ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत डिफिकल्ट आप इसको समझें। ठीक है, अब इसके बाद मैं क्वेश्चन पर अभी आऊं, उसके पहले कुछ और थोड़ी छोटी छोटी बातें हैं जिसमें सिलेक्शन रूल एलएस कपलिंग का क्या होगा, एलएस कपलिंग में अगर ट्रांजिशन होता है तो उसके लिए सिलेक्शन रूल ये भी डिस्कस कर लें। तो नाउ वी हैव सिलेक्शन रूल्स, आज जे कपलिंग वगैरह सब डिस्कस कर लेना है हमें। सिलेक्शन रूल इन एलएस कपलिंग, सिलेक्शन रूल फॉर ट्रांजिशन। ठीक है, ट्रांजिशन अगर होगा तो सिलेक्शन रूल हमें चाहिए, सिलेक्शन रूल्स इन द एलएस कपलिंग। तो पहला सिलेक्शन रूल है डेल्टा एल वैल्यू चेंजेस बाय 1 यूनिट, वैल्यू ऑफ डेल्टा एल शुड चेंज बाय 1 यूनिट। आपने पहले देखा है पेरिटी चेंज हो जाना कंपलसरी है, कोई भी इलेक्ट्रिक डाइपोल ट्रांजिशन होगा पेरिटी चेंज हो जाएगा, दैट मींस कि डेल्टा एल की वैल्यू +-1 से डिफर करना चाहिए।
तो इसको एक्सप्लेन करते हैं। मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशंस occur in which only one electron jump at a time, केवल एक इलेक्ट्रॉन जंप करता है, such that इस तरह से जंप करेगा such that its orbital quantum number changes by 1 unit, its L value, such that its L value means orbital quantum number changes by 1 unit, either decrease होगा या increase होगा। S सबसेल से P सबसेल, P सबसेल से D सबसेल, इस तरह के ट्रांजिशंस अलाउड होंगे एक सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए। इसको आप दूसरी लैंग्वेज में कह सकते हो, दैट इज पेरिटी of the configuration or state changes in electric dipole transition, तो एक इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन के लिए डेल्टा एल की वैल्यू +-1 होगी। इसीलिए स्मॉल एल लिखा हुआ है, क्योंकि सिंगल इलेक्ट्रॉन स्मॉल एल लिखते थे हम लोग उसके लिए। सो फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्मॉल एल सिंबल यूज किया था इलेक्ट्रॉन्स के लिए। चेंजेस इन इलेक्ट्रिक डाइपोल ट्रांजिशन, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल ट्रांजिशन में ऑर्बिटल क्वांटम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंजेस बाय 1 यूनिट, 1 यूनिट से ये चेंज होगा। नेक्स्ट है, अगर मान लो 2 इलेक्ट्रॉन्स एक साथ ट्रांजिशन कर रहे हो किसी पर्टिकुलर एटम के अंदर, इसलिए यहां लिखा है मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशन ऑकर ओनली व्हेन 1 इलेक्ट्रॉन जंप्स। सो फॉर द एटम, पेरिटी को आप लिखते हो, पेरिटी आप जानते हो, पेरिटी लिख देता हूं मैं, डिफाइंड एज -1 रेज़ टू पावर l। तो l की वैल्यू अगर 1 यूनिट से चेंज होगी तो पेरिटी -1 से +1, +1 से -1 हो सकती है। तो सेकंड सिलेक्शन रूल है, फॉर द एटम, एक एटम की अगर बात करें, फॉर द एटम एज ए होल, पूरे एटम के लिए अगर कोई क्वेश्चन हमें अराइज होता है जिसमें कि एक साथ 2 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांजिशन कर रहे हो, तो फॉर द एटम या 3 इलेक्ट्रॉन या 4 इलेक्ट्रॉन कुछ हो सकता है। फॉर द एटम एज ए होल, द क्वांटम नंबर L, S एंड J मस्ट चेंजेस एज, कैसे चेंज होगा? मस्ट, अब यहाँ कैपिटल लेटर्स मैंने लिख लिया, मस्ट चेंजेस, कैसे चेंज होगा? तो अगर पूरे एटम की बात करें तो उसमें ट्रांजिशन डेल्टा एल की वैल्यू 0 ± 1, ये अलाउड ट्रांजिशन के लिए डेल्टा एल का वैल्यू हो जाएगा। और ट्रांजिशन इन एन एटम, डेल्टा एस वैल्यू 0 एंड डेल्टा जे वैल्यू 0 ± 1, बट J is equal to 0 to J is equal to 0 नॉट अलाउड। भाई आप ग्राउंड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में गए तो क्या कोई ट्रांजिशन हुआ क्या? वो 0 से 0 नॉट अलाउड, ध्यान रखना। लेकिन फर्स्ट फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर, एक घर के फर्स्ट फ्लोर से दूसरे घर की फर्स्ट फ्लोर पर छलांग लगा दिया, तब उसको मान सकते हो। J is equal to 1 से एक घर के J is equal to 1 में है आप, और दूसरे घर के J is equal to 1 में चले गए, तो आप फर्स्ट फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर, किसी बिल्डिंग से फर्स्ट फ्लोर से दूसरे बिल्डिंग की फर्स्ट फ्लोर पर चले जाओ, दैट अलाउड। बट अगर एक अपने घर के ग्राउंड फ्लोर से दूसरे घर के ग्राउंड फ्लोर में टहलते हुए चले गए, दैट मींस दैट ट्रांजिशन इज नॉट अलाउड। तो J is equal to 0 से J is equal to 0 अलाउड ट्रांजिशन नहीं है, ध्यान रखना है आपको। J is equal to 0 to J is equal to 0 इज नॉट ए वैलिड ट्रांजिशन। बट अगर J is equal to 1 से 1 में जाएंगे तो वो अलाउड है। J is equal to 2 से 2 दैट इज अलाउड, बिकॉज डिफरेंस ऑफ J वैल्यू 0 ± 1 ये अलाउड होता है। ठीक है, तो ये सिलेक्शन रूल हमें याद रखना पड़ेगा। दिस सिलेक्शन रूल आर कैलकुलेटेड बाय यूजिंग क्वांटम मैकेनिकल वेव फंक्शंस। वेव फंक्शन इनिशियल और फाइनल स्टेट्स के वेव फंक्शन देखकर ये सिलेक्शन रूल्स कैलकुलेट किए जाते हैं। जैसे आप जानते हो ट्रांजिशन डाइपोल मोमेंट को अगर इंटेंसिटी वगैरह निकालने में यूज करें तो I से F, F से I, इनिशियल स्टेट टू फाइनल स्टेट, फाइनल स्टेट टू इनिशियल स्टेट। ट्रांजिशंस आर अलाउड ओनली व्हेन डेल्टा L चेंजेस बाय 0 ± 1, डेल्टा S 0 का मतलब है मल्टीप्लिसिटी दोनों स्टेट की सेम रहेगी। ठीक है, डेल्टा S स्पिन सेम रहने का मतलब मल्टीप्लिसिटी ऑफ टू स्टेट्स इनिशियल एंड फाइनल शुड बी सेम। सेम मल्टीप्लिसिटी वाले टर्म से सेम मल्टीप्लिसिटी वाले टर्म में ट्रांजिशन होगा। यस, 1 to 1 अलाउड है, बट 0 to 0 नॉट अलाउड। J की वैल्यू 0 से 0 ट्रांजिशन नहीं हो सकता, ये ध्यान रखना है। और इसीलिए यहाँ L वाले वैल्यू में भी लिख सकते हो, L is equal to 0 to L is equal to 0 नॉट अलाउड। चलिए देखेंगे आगे क्वेश्चंस में आएगा सब हम लोगों को। तो अब तीसरा है, थर्ड नंबर सिलेक्शन रूल में, थर्ड पॉइंट, दैट डेल्टा ML is 0 ± 1 and डेल्टा MJ is difference 0 ± 1। यहाँ पर लिख देना डेल्टा MJ 0 अगर है तो 0 to 0 नॉट अलाउड, MJ is equal to 0 to MJ is equal to 0 not allowed when डेल्टा J is 0। जब डेल्टा J 0 हो तो MJ 0 से MJ 0 ट्रांजिशन नहीं होगा। सेम यही बात आप ML के लिए भी लिखेंगे। ML के लिए भी सेम बात लिखनी पड़ेगी कि अगर ML 0 से ML 0 ट्रांजिशन हो रहा है तो वो तभी होगा जब डेल्टा J की वैल्यू नॉन जीरो हो, डेल्टा J 0 ना हो। इसको आगे हम लोग जब यूज करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि डेल्टा MJ 0 हो सकता है, +-1 हो सकता है।
एमजे की वैल्यू 0 से 0 ट्रांजिशन नहीं है होल्ड करेगा जब डेल्टा जे का मतलब 1 to 1 ट्रांजिशन, 2 से 2 ट्रांजिशन, 3 से 3, तो ये ट्रांजिशन अगर हो रहे हैं दैट मींस उस केस में एमजे 0 से एमजे 0 नहीं ले जाएंगे, उस ट्रांजिशन को निगलेक्ट कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है। तो 1 से 1, 2 से 2, 3 से 3 ऐसे ट्रांजिशन है जिसमें डेल्टा जे 0 है, ठीक है। सो ये डेल्टा जे 0 का मतलब 1 से 1, 2 से 2, 3 से 3, दिस ट्रांजिशंस आर अलाउड, क्योंकि ये डेल्टा जे वैल्यू 0 हो सकती है 1 से 1, 2 से 2, लेकिन उस केस में एमजे 0 से एमजे 0 नहीं कंसीडर करना है, या याद रखना है। सो दीज आर द सिलेक्शन रूल व्हिच आर कैलकुलेटेड बाय यूजिंग क्वांटम मैकेनिकल ट्रांजिशंस। फर्मी गोल्डन रूल वगैरह आपने पढ़ा होगा, जिसमें बीटा डीके के लिए ट्रांजिशन रूल बताया जाता है अकॉर्डिंग टू फर्मी थ्योरी ऑफ बीटा डीके। ये हम लोगों ने डिस्कस किया होगा, अगर न्यूक्लियर में आप लोग पढ़े होंगे तो याद होगा आपको। तो फर्मी गोल्डन रूल के बेसिस पर भी ट्रांजिशन डाइपोल मोमेंट्स निकाले जाते हैं। ट्रांजिशन मोमेंट नॉन जीरो अगर होगा तो इनिशियल और फाइनल जो वेव फंक्शंस हैं उनका जो पेरिटी है वो चेंज होना चाहिए, सिंगल इलेक्ट्रॉन और सारे इसमें लिखा, ठीक है। तो जो लिख दिया है दैट इज इनफ, यही इनफ है। अब इसमें जब तक अप्लाई नहीं करोगे तब तक आपको ये लिखा हुआ समझ में नहीं आएगा। सो नाउ वी आर गोइंग टू अप्लाई दिस थिंग्स ऑन द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 62 यहां आपको क्वेश्चन में दिया है द सेपरेशन बिटवीन द एडजेसेंट लेवल्स ऑफ ए नॉर्मल मल्टीप्लेट आर फाउंड टू बी 22 एंड 33। तो एक नॉर्मल मल्टीप्लेट आप बना लीजिए, इसमें एनर्जी डिफरेंस 22 सेंटीमीटर इनवर्स और 33 सेंटीमीटर इनवर्स है। ये डिफरेंस एनर्जी का कितना है? 22 सेंटीमीटर इनवर्स, और ये एनर्जी डिफरेंस कितना है? 33 सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। एक 22 है, एक 33 है। आपको मल्टीप्लेट के बारे में बताना है, कौन से मल्टीप्लेट में ऐसा होगा 22 सेंटीमीटर इनवर्स और 33 सेंटीमीटर इनवर्स। तो कंसीडर कर लेते हैं, सपोज दिस इज जे, दिस वन इज J+1 एंड दिस इज J+2, ओके। सो नाउ delta E between J and J+1 is proportional to J+1, ठीक है, divided by delta E J+1 and J+2, this is proportional to J+2। इक्वलिटी साइन लगा देता हूं क्योंकि प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट रेशियो लेने में कैंसिल हो जाएगा। सो नाउ दिस वैल्यू विल बी 22/33 J+1 J+2। अच्छा, यहाँ क्वेश्चन में दे रखा है, थोड़ा गड़बड़ करके दे रखा है यहाँ सिलेक्शन रूल। इन्होंने क्या किया, J-1 और J के बीच का डिफरेंस बोला है J, तो हायर J के प्रोपोर्शनल है, ये हमको पता है। इसलिए यहाँ के रूल से मैं कंफ्यूज नहीं करके आपको जो पहले पढ़ाया हूँ उसके अकॉर्डिंग, जो हमने पहले डिस्कस किया उसके अकॉर्डिंग मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। J और J+1 एक यूनिट अपने J वैल्यू को बढ़ा दिया, अदरवाइज J+1 को J ले रहे हैं और J को J-1 ले रहे हैं, कोई बात नहीं, आंसर तो उससे भी आएगा उससे भी आएगा। तो ये सिलेक्शन रूल को अप्लाई करके यहाँ पर आपको देखना था कि ट्रांजिशन, लेकिन चलिए ठीक है, सिलेक्शन रूल तो यहाँ पे अभी इस तरह से उस फॉर्म में नहीं आ रहा है, ओनली लैम्स इंटरवल रूल से काम हो जाएगा। तो J की वैल्यू कितनी आई, ये है 2, ये है 3, तो आया 2J+4 इज इक्वल टू 3J+3। तो J वैल्यू इज 2 2 4 2J 3J 1, J वैल्यू 1 आ गया, J वैल्यू 1 आ गया, मतलब दिस इज 3D1 2 3, ये हमारा था 3D3, ये था हमारा 3D2, ये था 3D1। देयरफॉर मल्टीप्लेट इज रिप्लेट D1 2 3, 3D1 2 3। चलिए ये क्वेश्चन तो हो गया। तो सब सिलेक्शन रूल वाले क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। The spin orbit coupling constant for the upper state of sodium atom which emits d lines of wave numbers. So d lines have wave numbers. आप लोग प्रिंटिंग प्रेस में बैठे हो क्या जो छाप रहे हो एक एक चीज? क्वेश्चन खुद से सॉल्व करो। पिछला स्लाइड दिखा दीजिए, पिछला स्लाइड दिखा दीजिए, जहां छूट जाए इसका वीडियो देख करके कर लेना है। आपको सब कुछ पीडीएफ में भी चाहिए, इमेज में भी चाहिए, अभी क्लास में भी बैक स्लाइड में देखना है, टाइम कंज्यूम होता है समय। जब क्वेश्चन खुद से सॉल्व कर रहे हो आप लोग, उतना सफिशिएंट टाइम भी दे रहा हूं मैं। अब डी कैसे आया ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं जानता हूं कि जे की वैल्यू अगर 1 रहेगी 1 2 3 3 जे वैल्यू तभी आ सकती है जब डी होगा। अभी डी कैसे आया मुझे भी नहीं मालूम, क्वेश्चन सॉल्व करो। जे की वैल्यू 1 आ रही है इतना ध्यान रखो, जे की वैल्यू 1 देखकर तुरंत 1 2 3 हो जाएगा, मुझे इतना श्योर है। अभी डी कैसे आया, 50% स्टूडेंट डी तुरंत आपसे लगा दिए। सो ये डी लाइंस स्पिन ऑर्बिट कपलिंग कांस्टेंट फॉर द अपर स्टेट ऑफ सोडियम एटम व्हिच एमिट्स डी लाइंस ऑफ वेव नंबर्स। वेव नंबर्स क्या है, दो लाइंस हमको मिल रही है, डी लाइंस में दो वेव नंबर्स वैल्यूज यहां मेंशन कर रखा है, ठीक है। एक का वेव नंबर है
16973 और एक है 16956। तो वेव नंबर वैल्यू दे रखी है, मींस टर्म वैल्यू। टर्म वैल्यू वेव नंबर एक ही है, टर्म वैल्यू वेव नंबर ये हमें मालूम होता है। तो ये जो वेव नंबर वैल्यूज हैं, एक है 16973.4 सेंटीमीटर इनवर्स, दूसरा क्या है 16956.2 सेंटीमीटर इनवर्स। तो दो वेव नंबर वैल्यूज देखकर हमें आइडिया लगाना है कि कपलिंग कांस्टेंट क्या होगा, स्पिन ऑर्बिट कपलिंग कांस्टेंट। ओके, तो अगर मैं यहां पर कपलिंग कांस्टेंट निकालना चाहता हूं और मुझे इन वैल्यूज को एनर्जी के साथ यूज करना है, तो मुझे HC मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, सो H और C प्लैंक कांस्टेंट और उसके साथ स्पीड ऑफ लाइट मल्टीप्लाई करके आप इसको ट्राई कर सकते हैं। तो जैसा कि हमारे पास यहां दिया भी है, इस क्वेश्चन के लिए अगर मैं ट्राई करूं तो ये जो टर्म आते हैं, ये आता है 2p 3/2, ये आता है 2p हाफ, जो कि एक्चुअली सोडियम के केस में, और ये हमारा आता है सोडियम के केस में 3s1 और ये है 3p1। एक इलेक्ट्रॉन 3s सबसेल से 3p सबसेल, जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सोडियम है, अगर वो 3s सबसेल से 3p सबसेल जाएगा तो इस टाइप का आपको दो डी लाइन मिलेगा। इसको नाम देते हैं D1, इसको नाम देते हैं D2। तो D1 एंड D2 दीज आर टू लाइंस हैविंग टू वेव नंबर्स। दो वेव नंबर की दो लाइंस हैं, दोनों पीले कलर की, येलो कलर की होती है, दोनों का कलर येलो होता है, ये डबलेट फॉर्म करते हैं, डबलेट। ठीक है, तो ये डबलेट टर्म्स जो फॉर्म हो रहे हैं, इनके कारण ऐसा मिल रहा है। तो हमें जो एनर्जी डिफरेंस मिलेगा, व्हाट विल बी द एनर्जी डिफरेंस, अगर आपको बताया जाए कि ये लेवल E2 पर है, ये लेवल E1 पर है और ये लेवल E0 पर है, तो E2 माइनस E1 कैसे निकलेगा? हाउ कैन यू कैलकुलेट, हाउ विल वी कैलकुलेट E2 माइनस E1? सिंस अब देखिए E2 माइनस E0, इसकी वैल्यू क्या लिखी हमने, इज इक्वल टू E2 माइनस E0। ध्यान दीजिए, नहीं तो फिर बाद में बोलोगे कि ये कैसे आया, वो कैसे आया, और फिर जवाब देते देते फिर मेरा क्लास 200-400 घंटे बाद खत्म होगा। तो E2 माइनस E0 की वैल्यू क्या आएगी? E2 माइनस E0 16973.4, ठीक है, सेंटीमीटर इनवर्स। ओके, सो 16973.4 E2 माइनस E1 की वैल्यू है। और अगर इसको HC से मल्टीप्लाई कर दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एनर्जी का डिफरेंस हो गया। फिर आएगा E1 माइनस E0, इसकी वैल्यू क्या आएगी 16956.2 सेंटीमीटर इनवर्स, मतलब वेव नंबर है। तो मैं इसको प्लैंक कांस्टेंट और स्पीड ऑफ लाइट से मल्टीप्लाई करके जूल में बना लूंगा, जरूरत अगर जूल में है तो। वैसे जरूरत नहीं है HC से मल्टीप्लाई करने की, क्योंकि आंसर भी आपको सेंटीमीटर इनवर्स में ही बताना है। सो कोई प्रॉब्लम नहीं है टर्म वैल्यू लिखने की, आप इसको एनर्जी लिखे हो, लेकिन एनर्जी इन द वेव नंबर, एनर्जी इन द वेव नंबर हो गया। सो नाउ E2 माइनस E1 कैसे निकलेगा? तो आप यहाँ पर प्लस, यहाँ माइनस कर देंगे, तो E2 माइनस E1 निकल जाएगा। E2 माइनस E1 इज इक्वल टू क्या आएगा बताएं? मैंने HC से मल्टीप्लाई नहीं किया क्योंकि मुझे जूल में आंसर नहीं चाहिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर नहीं चाहिए, हमें सेंटीमीटर इनवर्स है, सेंटीमीटर इनवर्स में ही लिख देना है। ओके, सो नाउ व्हाट इज द डिफरेंस? ये 0.2 हो जाएगा, 4 माइनस 2, तो कितना आ रहा है 27.2, सॉरी 17.2, क्या आ गया 17.2। नाउ E2 माइनस E1 किसके प्रोपोर्शनल होगा ये बता दें? E2 माइनस E1 विल बी प्रोपोर्शनल टू, ये तो एक इक्वेशन आ गया। चलिए यहाँ पर E2 माइनस E1 की अगर प्रोपोर्शनलिटी की बात करें, सो दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू, जैसे हमने निकाला था AH कट स्क्वायर बाय 2, 3/2 था ऐसा, तो 3/2 इंटू AH कट स्क्वायर, दोनों इक्वेशन इक्वेट कर दें। इसको मैं इक्वेशन 1 मान लूं, इसको इक्वेशन 2 मान लेता हूं। तो फ्रॉम इक्वेशंस 1 and 2 we can have value 3/2 AH cut square is equal to 17.2 सेंटीमीटर इनवर्स। तो आपको कपलिंग कांस्टेंट बताना है, कपलिंग कांस्टेंट वो भी सेंटीमीटर इनवर्स यूनिट में, कितना आएगा सेंटीमीटर इनवर्स। याद रखेंगे कि सेंटीमीटर इनवर्स में ही आपको आंसर चाहिए, यूनिट आपको जरूरत नहीं है इसको कन्वर्ट करने की जूल या इलेक्ट्रॉन वोल्ट या किसी और यूनिट में। सेंटीमीटर इनवर्स इज वेव नंबर यूनिट। यस 11.4 आ गया। तो इसलिए मैंने कपलिंग कांस्टेंट के भी 2-3 फॉर्म बताए हुए हैं, एक बार बी के साथ लिखा, फिर ए के साथ कैपिटल ए स्मॉल ए, तो ये बहुत सारे टर्म मैंने एक्सप्लेन कर रखे हैं। तो नाउ दिस AH कट स्क्वायर इज इक्वल टू 17.2 मल्टीप्लाइड बाय 2/3, तो वैल्यू विल बी 11.4 सेंटीमीटर इनवर्स। अब आपको ये याद है कि मैंने आपको स्मॉल ए लिखाया था, स्मॉल ए, वही स्मॉल ए की वैल्यू यहां निकल रही है आंसर में, दिस इज स्मॉल ए, क्योंकि आपको मैंने बोला इसमें कि HC मल्टीप्लाई कर दूं, यहां HC मल्टीप्लाई कर दूं, यहां भी HC मल्टीप्लाई रहेगा, यहां भी HC, तो HC वाले से रिलेट हो जाएगा। तो कपलिंग कांस्टेंट आपको 17.2 मल्टीप्लाइड बाय 2/3 से मिलेगा। देख लेना, ये एक्चुअली स्मॉल ए की वैल्यू निकली है,
वैल्यू ऑफ स्मॉल ए हम लोगों ने यहाँ कैलकुलेट किया, ठीक है। और अगर मान लो तो ये भी समझ में आ रहा है कि एच कट स्क्वायर को यूज करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज यू आर डीलिंग विथ, यू आर कैलकुलेटिंग द वैल्यू इन सेंटीमीटर इनवर्स। तो कोई बात नहीं, एच कट स्क्वायर नहीं पुट करेंगे, जरूरत रहती इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, एनर्जी जूल में, तो मैं यहाँ सेंटीमीटर इनवर्स ना लेकर इसको जूल दिखाता, जूल में लिखता, यहाँ जूल में लिखता, एच सी से मल्टीप्लाई करके और देन एच कट स्क्वायर डिवाइड करता, जो वैल्यू आती वो कपलिंग कांस्टेंट जूल में आ जाता। तो जिस यूनिट में रहे उसी यूनिट में आंसर देना चाहिए हम लोगों को, ओके। यूनिट पर बहुत फोकस करके ही कैलकुलेशन करना है, पता चले हम कुछ और निकाल रहे हैं, क्वेश्चन पूछने वाले ने उतना डिफिकल्ट पूछा ही नहीं है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर सेंटीमीटर इनवर्स को सेंटीमीटर इनवर्स ही रहने दिया, टर्म वैल्यू का डिफरेंस निकाल लिया और उसके साथ फिर कपलिंग कांस्टेंट रिलेट कर लिया। तो कपलिंग कांस्टेंट इज ए एच कट स्क्वायर, दैट इज स्मॉल ए, जैसे हमने पहले लिखा था माइनस स्मॉल ए, तो माइनस तो यहाँ आ नहीं रहा, प्लस आ रहा है, कोई बात नहीं, आंसर करेक्ट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर ऑफ अलाउड ट्रांजिशंस इन द फाइन स्ट्रक्चर ऑफ एच अल्फा लाइन। एच अल्फा लाइन क्या होती है? एच अल्फा लाइन correspond to n is equal to 3 to n is equal to 2, यही होती है एच अल्फा लाइन विजिबल रेंज की। तो विजिबल रेंज में अगर मैं n is equal to 2 और n is equal to 3 ले लूं, तो n is equal to 3 का मतलब होता है l वैल्यू 0, l वैल्यू 1 और l वैल्यू 2। अब ये n की वैल्यू 2 है तो l का वैल्यू 0 एक आया, दूसरा आया l वैल्यू 1, ठीक है। ये डिफरेंट l वैल्यूज निकालने के लिए मैंने ऐसा इमेज बनाया है, जरूरी नहीं है कि ये इमेज सही ही हो, जस्ट मैं स्प्लिटेड लेवल्स, डिफरेंट स्पिन क्वांटम नंबर, ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, ये सब आपको लिखना पड़ता है। तो मैंने L0 1 2 कोई रूल के अकॉर्डिंग नहीं लिखा है कि मैंने L1 को इसके बराबर लिख दिया, यहाँ पर सेपरेट कर दिया, जस्ट डिफरेंस दिखाने के लिए, दे आर डिफरेंट टू ऑर्बिट्स, टू सबसेट्स के करस्पॉन्डिंग ऐसे आ रहा है, ये रिप्रेजेंट जस्ट कर रहा हूं, ऐसा कोई रूल नहीं है। अब यहाँ पर भी मैं रूल नहीं लगा रहा हूँ कि एग्जैक्टली मैं डिफरेंस दिखाऊंगा, मैं जस्ट इसको स्प्लिटिंग दिखा रहा हूँ। क्वेश्चन सॉल्व करने में हमें जे वैल्यू के डिफरेंस को चेक करना है अकॉर्डिंग टू सिलेक्शन रूल। अब आप देखेंगे कि L इक्वल टू 0 को स्प्लिटिंग नहीं कर सकते, L इक्वल टू 0 स्पिन ऑर्बिट कपलिंग में, स्पिन ऑर्बिट में कोई स्प्लिटिंग नहीं दिखाता, तो इसको मुझे अनस्प्लिटेड दिखाना है, विदाउट स्प्लिटिंग मुझे इसको ऐसे ही दिखाना पड़ेगा। पहले मैंने बताया था L इक्वल टू 0, इसके लिए कोई स्प्लिटिंग नहीं आएगी, इसका नाम है 2D 5/2, 2D 3/2, 2P 3/2, 2P half, 2S half, so next है 2P half, 2P 3/2, 2P half and 2S half. So now transitions क्या होंगे? आपको पता है सिलेक्शन रूल का पूरा आइडिया हम लोग रखते हैं। जो सिलेक्शन रूल इज, ये सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, ध्यान रखना, सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम में डेल्टा एल की वैल्यू ±1 लिख लेंगे और डेल्टा एस 0 सेम, डबलेट से डबलेट, ट्रिपलेट से ट्रिपलेट ट्रांजिशन के लिए, एंड देन डेल्टा जे वैल्यू विल बी 0 ±1। So these are three selection rules. First one, single electron system है इसलिए डेल्टा स्मॉल एल लिखा। So now apply this rule. तो एक हायर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एक लोअर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के टर्म को इंक्लूड करेंगे। सबसे पहले 2D 5/2 लेता, 2D 5/2 से ट्रांजिशन मेरा आएगा 2P 3/2। दिस इज अलाउड बिकॉज डेल्टा एस 0, डी से पी आया, डेल्टा एल की वैल्यू डी से पी आने पर +1 हुई, 5/2 3/2 डिफरेंस 1 हुआ, तो दिस इज अलाउड। नाउ 5/2 से अब मैं हाफ नहीं ले आ सकता, 2P ये वाला ट्रांजिशन मैं नहीं दिखा सकता, बिकॉज डेल्टा जे की वैल्यू यहाँ 2 हो जाएगी, डेल्टा जे 2 हो जाए, ये अलाउड नहीं है, ओके। तो नेक्स्ट डी से उठाते, डी 3/2 ये आ गया, इसमें दो ट्रांजिशंस होंगे, डी 3/2 से डी पी हाफ, पी 3/2 दोनों में होगा ट्रांजिशन। अब पी 3/2 से पी 3/2 नहीं अलाउड है, पी हाफ से पी हाफ अलाउड नहीं है, तो पी 3/2 से 2s हाफ ये अलाउड होगा, ये भी अलाउड होगा, और फिर इससे ये अलाउड होगा, ये अलाउड होगा। तो जो ट्रांजिशंस दिखाया है उनमें तीनों सिलेक्शन रूल वेरीफाई कर लीजिए आप। So these are the total 7 transitions which exist for H alpha line. So there are total 7 transitions. यहाँ टोटल 7 ट्रांजिशन हो रहे हैं करस्पॉन्डिंग टू H alpha line. H alpha line के करस्पॉन्डिंग हमें टोटल 7 ट्रांजिशंस मिल रहे हैं, ठीक है, जिसमें कि मैंने डेल्टा एल +-1 देखा। ये पूरे एटम की बात तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हाइड्रोजन में सिंगल 1 इलेक्ट्रॉन है, तो सिंगल 1 इलेक्ट्रॉन के लिए हम लोग डेल्टा स्मॉल एल यूज करेंगे, डेल्टा स्मॉल एल इक्वल टू +-1। सो नाउ ये हमारा पूरा कैलकुलेशन हुआ।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38. For an electron in hydrogen atom, the states are characterized by NLML, the electric dipole transition between any two states. हाइड्रोजन के केस की बात कर रहे हैं, जैसा पिछले में अप्लाई किया. So which option is correct? C option, yes. So here C option is correct. Delta L is plus minus 1 and delta ML will be 0 and plus minus 1. Okay. Question number 41. So यहाँ in accordance with the electric selection rules of electric dipole transition 4p3, 4 है, n की वैल्यू 3p1. ये ट्रांजिशन करेगा, स्टेट है हीलियम का. हीलियम मतलब 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम का, 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम का. लेकिन यहाँ 3p1 स्टेट ऑफ हीलियम कैन डीके बाय प्रोटॉन एडिशन टू द स्टेट. तो किस स्टेट में आएगा? 3p1 से. 3p1 से ट्रांजिशन करके कौन से आंसर को जनरेट करेगा? यस, ऑप्शन डी आएगा. क्योंकि अगर ट्रिपलेट है, ट्रिपलेट p1 है, तो ये सिंगलेट में तो ट्रांजिशन नहीं कर सकता. सिंगलेट में क्योंकि डेल्टा एस 0 है. ये आ सकता है 3s1 में. सिलेक्शन रूल वही 3 है, आपको पता है 3 सिलेक्शन रूल हमने लिखा था. 3s1 दिस इज अलाउड. ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में कोई भी डिफरेंस हो 1 2 3 4 का, वो सब अलाउड है. ट्रिपलेट D2 ये है 4 3p1 एंड है एक 3p1 ट्रिपलेट D1. दीज आर ऑल अलाउड ट्रांजिशंस. ये अलाउड है, ये भी अलाउड है एंड ये भी अलाउड है. बिकॉज डेल्टा J वैल्यू 0 1 से 1, डेल्टा S 0, वाई C इज नॉट अलाउड. देख लो सिलेक्शन रूल देख लो. अब एक समय पर दो ऑप्शन में एक ही ऑप्शन करेक्ट होगा ना एट ए टाइम. अगर डी ऑप्शन अलाउड है तो सी कैसे अलाउड हो जाएगा? अरे वहां पे 1 है ना J की वैल्यू, और यहाँ J की वैल्यू क्या है? 3. यहाँ J की वैल्यू 3 है, यहाँ J की वैल्यू 1 है. 1 से 3 तो जा ही नहीं सकता इलेक्ट्रॉन. तो सी ऑप्शन में एक तो रिजल्ट हो गया ना, कैंसिल. 1 से 3 ट्रांजिशन J की वैल्यू 1 से J इक्वल टू 3 नॉट अलाउड. ओके, चेक कर लेना. मैं वैसे नहीं कर रहा हूं कि आप सारा कुछ ऐसे आंख बंद करके विश्वास कर लीजिए, बट कंसीडर करिए. ठीक है, अलाउड है तो सिलेक्शन रूल आपको पता है, डेल्टा एल, डेल्टा एस, डेल्टा J तीनों का. मैं यहाँ लिख नहीं रहा हूँ, आपकी सबको चेक करूँ, आप लोग खुद से चेक कर लेना. ऑप्शन डी के तीनों टर्म्स अलाउड सिलेक्शन रूल्स के अकॉर्डिंग करेक्ट ट्रांजिशंस देंगे. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44. क्वेश्चन नंबर 44. फॉर ए मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम स्मॉल l कैपिटल L S स्पेसिफाई 1 इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, टोटल ऑर्बिटल मोमेंटम एंड टोटल स्पिन. इसमें हमारे पास डेल्टा L की वैल्यू मैंने बोला था फॉर एटम एज ए होल जिसमें मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो, तो डेल्टा L प्लस माइनस 1, डेल्टा S की वैल्यू 0 एंड डेल्टा स्मॉल l फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन ये प्लस माइनस 1 से ऑप्शन बी. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू सिलेक्शन रूल्स. तो सिंगल इलेक्ट्रॉन में प्लस माइनस 1 का ऑर्बिटल क्वांटम नंबर चेंज अलाउड है, और फॉर कंप्लीट एटम हैविंग मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम डेल्टा कैपिटल L 0 प्लस माइनस 1. तो ये डेट 2011 का क्वेश्चन हो गया. सो नाउ अब हम लोग पढ़ेंगे JJ कपलिंग. मैं इंट्रोडक्शन देता हूं. JJ कपलिंग करने के लिए हम लोग ट्राई करते हैं अभी, और फिर आज की क्लास में 9:30 तक मैक्सिमम ले जाऊंगा. मैक्सिमम 5 मिनट और डिस्कस कर लेते हैं, और उसके बाद फिर अगली क्लास में मैं डिस्कस करूंगा. आज की क्लास में 1.5 घंटे तक ही चला रहा हूं, अदरवाइज टाइम बहुत हो जाएगा. मुझे भी थोड़ा जल्दी जाना है. क्लास लगा दिया, बाद में मैंने पूछा तो हाफ एन आवर बोले कि पहले छोड़ दीजिएगा. चलिए मैं आधे घंटे पहले ही छोड़ने का ट्राई करूंगा. सो नेक्स्ट है मेरा टॉपिक JJ कपलिंग. ठीक है, ये सब क्वेश्चन कर लिया. नेक्स्ट है JJ कपलिंग. इसके बारे में थोड़ा बहुत लिखते हैं हम लोग, और अगली क्लास में इसको कवर करेंगे कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करके. सो नाउ व्हाट इज JJ कपलिंग? जब न्यूक्लियर चार्ज किसी भी पर्टिकुलर एटम में, अगर एटम का साइज बढ़ेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स वो भी इंक्रीज होंगे. सो जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, दैट मींस कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज करेगा. सो एज द न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, मींस एज द न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस द स्पिन ऑर्बिट फोर्सेस बिकम स्ट्रॉन्गर. जो स्पिन ऑर्बिट कपलिंग का आप फोर्स देख रहे थे LS कपलिंग, वो स्ट्रांग होता जाएगा. जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, तो न्यूक्लियर चार्ज की फील्ड में आपने पढ़ा ही था, पहले हमने बात किया था LS कपलिंग में कि न्यूक्लियर चार्ज मूवमेंट कर रहा है. न्यूक्लियर चार्ज के कारण एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है इलेक्ट्रॉन के साइड पर. तो जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड जो उसके थ्रू प्रोड्यूस हो रही है, जिसमें इलेक्ट्रॉन एक साइड पर प्रेजेंट है, उस साइड पर LS कपलिंग बढ़ेगा. तो LS कपलिंग बढ़ेगा तो LS कपलिंग डोमिनेटिंग हो जाएगा किसके ऊपर?
ऑर्बिटल ऑर्बिटल जो कपलिंग आपने पढ़ा, जिसको हमने बोला था इलेक्ट्रोस्टैटिक कपलिंग, उसके ऊपर और स्पिन स्पिन एक्सचेंज इंटरेक्शन के ऊपर डोमिनेटिंग टर्म हो जाएगा स्पिन ऑर्बिट कपलिंग। पहले वाले में हमने ऑर्बिटल ऑर्बिटल को डोमिनेट कराया, स्पिन एक्सचेंज इंटरेक्शन डोमिनेट कराया, एंड देन एलएस कपलिंग बोला कि वो उतना डोमिनेटिंग नहीं है, इसलिए ऑर्बिटल ऑर्बिटल पहले कंबाइन हुआ, स्पिन स्पिन फिर कंबाइन हुआ, एंड देन बाद में जो दोनों से कैपिटल एल कैपिटल एस आया था उसको कंबाइन किया गया। सो एज द न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस द स्पिन ऑर्बिट फोर्सेस, स्पिन ऑर्बिट फोर्सेस becomes stronger, become stronger। तो इस जो स्पिन ऑर्बिट फोर्स है वो स्ट्रांग हो जाएगा, दैट मींस कि वो स्ट्रेंथ लार्ज हो जाएगी, इसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, become stronger, stronger which dominate over the, इसके ऊपर डोमिनेट करेगा over the both electrostatic repulsion and exchange interaction between spin, which dominate over the both electrostatic interaction and spin spin exchange interaction। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन मतलब ऑर्बिटल जो कपलिंग थी उसके ऊपर, और स्पिन स्पिन इंटरेक्शन मतलब स्पिन कपलिंग। सो स्पिन स्पिन एक्सचेंज इंटरेक्शन इन दोनों के ऊपर डोमिनेटिंग हो जाएगा, स्पिन स्पिन एक्सचेंज इंटरेक्शन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ लार्ज स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन। अब क्योंकि स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन लार्ज है, तो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ लार्ज स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन, large spin orbit interaction, the orbital and spin angular momenta of each electron, the ऑर्बिटल। अब क्या होगा जब ये लार्ज रहेगा स्पिन ऑर्बिट फोर्स, तो जो एक एक इलेक्ट्रॉन है उसका ऑर्बिटल और स्पिन ये दोनों पहले कंबाइन हो जाएंगे, और इससे हमें अलग अलग इलेक्ट्रॉन के लिए टोटल एंगुलर मोमेंटम J1 J2 J3 मिलेगा। जैसा पिछले में क्या हो रहा था, पिछले वाले में कूलॉम इंटरेक्शन लार्ज मैग्नीट्यूड का आ रहा था, स्पिन एक्सचेंज लार्ज था, इसलिए पहले ऑर्बिट ऑर्बिट कपलिंग हो गई, स्पिन स्पिन कपलिंग हो गई, वो डोमिनेटिंग थे, जल्दी कपल हो गए। फिर बाद में एलएस कपलिंग वहां पर हुई थी। यहाँ पर एलएस कपलिंग बहुत स्ट्रांग है क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया है, न्यूक्लियर चार्ज की फील्ड में ये इलेक्ट्रॉन मोशन कर रहा है, तो ये ज्यादा डोमिनेटिंग स्पिन ऑर्बिट फोर्स है। स्पिन ऑर्बिट फोर्स है तो इसमें इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल एंड स्पिन एंगुलर मोमेंटम कंबाइन होकर टोटल एंगुलर मोमेंटम J दे देंगे। सो द ऑर्बिटल एंड स्पिन एंगुलर मोमेंटा ऑफ इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन्स विल कंबाइन टू गिव एंगुलर मोमेंटम J। चलिए लिख लेता हूं एक बार, स्पिन एंगुलर momenta of each electron couple to form a resultant angular momentum J, resultant angular momentum J। ठीक है, अब क्या होगा, जो रिजल्टेंट एंगुलर मोमेंटम J बन रहा है सभी इलेक्ट्रॉन्स का, वो कंबाइन होकर के J1 J2 J3, सो द रिजल्टेंट पूरे एटम का बनाना है तो इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन्स का कंबाइन करना पड़ेगा J1 J2, तो रिजल्टेंट एंगुलर मोमेंटम J ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन कंबाइन टू फॉर्म ए resultant J called as total angular momentum of atom, total angular momentum vector of the whole atom। ठीक है, पूरे एटम का ये J हो जाएगा। अब एटम के अंदर दो इलेक्ट्रॉन्स हैं तो J1 J2 सम होगा, तीन इलेक्ट्रॉन है J1 J2 J3, ये तीन होंगे, तीनों का समेशन होगा। तो नाउ स्टूडेंट्स इसी पॉइंट पर मैं क्लास ओवर कर देता हूं। ठीक है, अगला डिस्कशन अगली क्लास में करेंगे। तो जो J1 J2 J3 रहेगा वो कंबाइन होकर के कैपिटल J वेक्टर बना लेगा। नाउ मैं म्यूट करता हूं, 5 मिनट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। बोलिए बताएं। सर जो आपने हाइड्रोजन वाला क्वेश्चन बताया था ना वो बता दीजिए एक बार, 9 क्वेश्चन जो था समझ नहीं आया, ये तो समझ में आ गई इसकी ट्रांजिशन, लेकिन सिलेक्शन रूल अप्लाई करने हैं। सिलेक्शन के अलावा और क्या हां मैं एचएल लाइन जो आपने n = 3 से n = 2 स्क्रीन खुला हुआ है, पूछिए तो कौन सी लाइन के लिए आपको प्रॉब्लम है। n = 3 से n = 2 ये कैसे लिखा आपने, ये चीज ये मैंने पहली क्लास में पढ़ाया है, दूसरी क्लास में पढ़ाया है, तीसरी शुरू की 8 क्लासेस मेरी इसी पॉइंट पर चली हैं। एच अल्फा लाइन को हम लोग 3 से 2 ट्रांजिशन वाला मानते हैं, ये मैंने पहले क्लासेस में पढ़ाया है। तो फिर इसके बाद ये l = 2 ये चीज बता दो, ये कैसे। देखिए आपको पुरानी क्लासेस का वीडियोग्राफ देखना पड़ेगा, वीडियोग्राफी होती है हमारी क्लासेस की, आप उसको ठीक से फॉलो करते हुए शुरू की 10 क्लासेस देख लीजिए।
आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग में मुझे समझ में आ रहा है। प्लीज आप हमारे लेक्चर वीडियो से एक बार रिपीट कर लें। सर एक चीज पूछनी थी सर, जैसे इस क्वेश्चन में आपने कहा था नंबर ऑफ अलाउड ट्रांजिशन, यहाँ पे हमने सिर्फ इलेक्ट्रॉन के लिए लिया है, तो सर हम ये कैसे समझेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन के लिए या होल एटम के लिए? होल एटम का मतलब मोर देन वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम होगा। सर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कहीं लिखा नहीं सर, इसलिए मैं पूछ रही हूँ। कैसे पता कि हाइड्रोजन के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन है आपको? ओके सर, एच अल्फा लाइन देख करके ही हम उसको बता देंगे। नहीं, ये हाँ, एच अल्फा से आपको समझ में आ रहा है हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन होगा, सोडियम होगा, पोटेशियम होगा, तो सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है? ठीक सर, ओके सर, थैंक यू। ठीक। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल ट्रांजिशन के भी रूल्स होंगे जो आपने ये लिखवाए हैं। वही इलेक्ट्रिक डाइपोल ट्रांजिशन का रूल तो है, डेल्टा L + -1 सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए। ओके सर। क्वेश्चन 29 सेकंड क्वेश्चन बता दें। सेकंड 1 मिनट 29 हां बोले। सेकंड क्वेश्चन कैसे है सर? ये सेकंड इक्वेशन ही तो पढ़ा था मैंने आज। d2 3/2 AH कट स्क्वायर 3/2 सर ये भैया ये 3/2 AH कट स्क्वायर ये लिखा है यहाँ पे। मैं पेज भी दिखाऊं, स्लाइड भी दिखाऊं, क्या करूं ये बताओ। यहाँ एक एग्जांपल 1 लिखते हैं। हां ओके सर ओके। मैंने देखा मैसेज था, लेकिन मैंने कहा ये रिलेवेंट नहीं है अभी कि मैं उसको फिर से बताऊं पेज पे जाके, बाद में देखेंगे। ये 3/2 AH कट स्क्वायर ध्यान रखिए, क्लास में जो डिस्कस हो रहा है वो आगे फर्दर आएगा, तो 2 बार 3 बार पूछने के लिए या तो क्लास के बाद पूछ लीजिए। सबसे बेस्ट पूछिए भाई किसका है। सर एलएस कपलिंग के अंदर अपन सबसे पहले ना इलेक्ट्रॉन की O1 O2 ऐड करते हैं और उसके बाद S1 S2 ऐड करके फिर उन दोनों का टोटल जी निकालते हैं। तो सर तो वो L और S जो अपन कपल करें वो एलएस कपलिंग है। फिर आपने बताया स्पिन ऑर्बिट का कि न्यूक्लियस का मतलब न्यूक्लियस के मतलब उसको रेस्ट ऑफ फ्रेम इलेक्ट्रॉन का मान के न्यूक्लियस मतलब उसके अराउंड ऑर्बिट करेगा और उसका जो तो उस तरह ना ये कंफ्यूज कर दिया कि इलेक्ट्रॉन के जोड़ रहे तो फिर न्यूक्लियस का भी आ गया। तो स्पिन ऑर्बिट और एलएस में क्या डिफरेंस है? मतलब स्पिन ऑर्बिट और एलएस में क्या डिफरेंस है? स्पिन ऑर्बिट कपलिंग में स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन सबसे लेस रहेगा, लेस डोमिनेटिंग फोर्स। एलएस कपलिंग में इंटरेक्शन ही होता है। कैसे आवाज कट गई, वापस बोलना। मैं कह रहा हूं ऑर्बिट और स्पिन फोर्सेज, स्पिन ऑर्बिट फोर्सेज सबसे कम जिसमें रहेंगे उसी के नाम से फोर्स इंटरेक्शन का नाम है एलएस इंटरेक्शन। एलएस कपलिंग में एलएस एल और एस के बीच का फोर्स कम रहेगा, एल और एल के बीच का फोर्स मतलब इंटरेक्शन ड्यू टू ऑफ इलेक्ट्रॉन वो ज्यादा डोमिनेटिंग है। एलएस वो तो समझ आ गया था, आपने बताया था ना मतलब कम जेट के लिए। हां बट फिर वो एक पहले कंसेप्ट ये पढ़ रहे थे इतने दिन टर्म्स आ रही थी वगैरह वगैरह की एल मतलब एल जो L1 L2 L3 से एल आ जाएगा फिर एस आ जाएगा फिर इन दोनों को कपल करके जे निकाल लेंगे। लेकिन सर फिर ना आपने कल बताया था कल की क्लास में मतलब लास्ट क्लास में कि न्यूक्लियस का जो फील्ड रहेगा और उसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा और जो इलेक्ट्रॉन का जो उसी के कारण एलएस कपलिंग होता है। स्पिन ऑर्बिट कपलिंग जो होता है उसका रीजन मैंने पिछली क्लास में बताया कि न्यूक्लियस अगर मान लिया जाए कि न्यूक्लियस मूव कर रहा है इलेक्ट्रॉन के रेस्ट फ्रेम में, जैसे हम लोग समझे कि वहां एल और एस का कपलिंग किस तरह से आ रहा है एलएस कपलिंग, इसको एक्सप्लेन करने के लिए रीजन दिया था मैंने पिछली क्लास में। अच्छा तो वो मतलब है ना वो ऐसे होगा कि अपन को इलेक्ट्रॉन को रेस्ट मान के फिर न्यूक्लियस को हमको दो चार्ज अगर एक जगह पे रखे हो, दोनों चार्ज एक चार्ज स्पिन कर रहा हो, यस सर, तो वो चार्ज जो स्पिन करेगा तो स्पिन एंगुलर मोमेंटम आएगा। यस सर। की फील्ड में है तो दूसरे चार्ज की फील्ड में है, तो उसके थ्रू उसके चार्ज के मूवमेंट से फील्ड में जब ऑर्बिटल मोमेंट एंगुलर मोमेंटम उसके पास है, उसका मोशन हो रहा है, एक चार्ज मूव कर रहा है, उसके मूवमेंट से भी उसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा कि नहीं होगा? होगा सर। मूविंग चार्ज ऑलवेज प्रोड्यूस करता है मैग्नेटिक फील्ड, ये एम्पियर्स लॉ है। यस सर यस सर। तो रिलेट करके फिर हम लोग एल और एस का इंटरेक्शन पा जाते हैं क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा ऑर्बिटल मोशन के कारण, तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और इलेक्ट्रॉन एक जगह फिक्स है तो उसकी स्पिन मोशन भी है, इंट्रिंसिक स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट, स्पिन एंगुलर मोमेंटम। तो वो ऑर्बिटल मोशन के कारण मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ, तो वो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इंट्रिंसिक स्पिन एंगुलर मोमेंटम के साथ इंटरेक्ट करके एलएस कपलिंग का कारण बन जाती है। स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन का कारण यही हो जाता है, ठीक है? अच्छा तो इस रीजन से अपन ऐसा ओके सर अब क्लियर है। तो सर अभी जैसे जेजे कपलिंग बताई आपने उसमें भी कपलिंग एलएस कपलिंग न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा हो जाता है, इसलिए एलएस कपलिंग बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे आप जानते हो कि मैंने बोला चार्ज बढ़ेगा मतलब जो न्यूक्लियर का चार्ज अगर बढ़ रहा है तो न्यूक्लियर चार्ज के कारण न्यूक्लियर के थ्रू करंट भी बढ़ेगा, करंट बढ़ेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा तो वो इंटरेक्शन एलएस इंटरेक्शन बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग हो जाएगा और उस कंडीशन में इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन्स का ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम स्पिन एंगुलर मोमेंटम जल्दी जल्दी कंबाइन होने लगेंगे, कपल होने लगेंगे। सर तो ये भी न्यूक्लियस के प्रेजेंस में ही होगा ना मतलब न्यूक्लियस गायब नहीं हो जाएगा, न्यूक्लियस हर एटम में होता है, न्यूक्लियर चार्ज हर जगह अवेलेबल है। नहीं मतलब हम उसको कंसीडर करेंगे तभी ऐसा होगा ना मतलब? जी हां, ये हैवी एलिमेंट्स में होगा, लार्ज जेड वाले एलिमेंट्स में। ओके सर थैंक यू। एटॉमिक नंबर लार्ज होगा उसके लिए। चलिए ठीक है, और कुछ? हेलो सर सर। जेजे कपलिंग सबसे डोमिनेट क्यों है सर? हां सर जेजे कपलिंग जो है सबसे डोमिनेट क्यों है सबसे एलएस कपलिंग से? एलएस कपलिंग से डोमिनेट की नहीं बात कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं न्यूक्लियर चार्ज एक में ज्यादा एक में कम है। तो जब लोअर एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट्स में आप देखें न्यूक्लियर का चार्ज नंबर ऑफ प्रोटॉन कम है, इसलिए न्यूक्लियर चार्ज कम होगा वहां। तो न्यूक्लियर चार्ज की फील्ड में अगर इलेक्ट्रॉन को ट्रेवल करता हुआ माने या इलेक्ट्रॉन की फील्ड में न्यूक्लियस को ट्रेवल करता हुआ माने, रिलेटिव मोशन, तो दोनों केसेस में न्यूक्लियर चार्ज अगर बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड उसके थ्रू जो प्रोड्यूस हो रही है जिसमें इलेक्ट्रॉन एक पॉइंट पर अवेलेबल है, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा तो एलएस इंटरेक्शन भी इंक्रीज कर जाता है, स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन बढ़ जाता है। अभी आप लोग कंफ्यूज इस बात से हो रहे हैं, उसको अगली क्लास में मैं डिटेल में बता दूंगा कि एलएस इंटरेक्शन में एल और एस के बीच का जो फोर्स है वो कम है और जेजे कपलिंग वाले में एल और एस का इंटरेक्शन फोर्स लार्ज है।
जिस नाम से हम लोग इसका नाम रखे हुए हैं वो लेस डोमिनेटिंग फोर्स के कारण आ रहा है। कंफ्यूजन इसी से होता है कि जो लेस डोमिनेटिंग है उसके नाम पर एलएस कपलिंग रखा, वहां जे और जे के बीच का फोर्स लेस डोमिनेटिंग होगा तो नाम हमने जे कपलिंग रख दिया। ये आगे की क्लासेस में क्लियर हो जाएगा, ठीक है? हाँ जी, और कोई क्वेश्चन? सर ये जो लास्ट प्रॉब्लम आपने डिस्कशन किया है गेट 2011 का, जी हाँ, हेलो 43P1 के लिए, इसमें मल्टी इलेक्ट्रॉन के लिए, इसमें मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए ऑप्शन ए सही लगेगा ना सर? मल्टी इलेक्ट्रॉन के लिए कौन से ऑप्शन की बात कर रही है? जो गेट वाली प्रॉब्लम आपने लास्ट डिस्कस करी है ये वाला? हाँ नहीं सर, ये 43P1 के लिए जो था, हाँ ये वाला। हाँ तो इसमें सर ये नहीं है क्वेश्चन तो क्लियर कर लो। ये जिसमें वो सिलेक्शन रूल सेलेक्ट जो सर सिलेक्शन रूल सेलेक्ट करना था। क्वेश्चन तो नंबर तो बताओ आप। ये हाँ सर ये है। इसमें सर ऑप्शन ए सही है ना? क्यों ऑप्शन सही है? हेलो अरे भाई डेल्टा मल्टी इलेक्ट्रॉन के लिए डेल्टा एल भी 0, जब वो पहले ही लिखा है स्मॉल एल है, मैंने अंडरलाइन भी कर रखा है यहाँ। ये स्मॉल एल किसके लिए है? 1 इलेक्ट्रॉन लिखा है कि नहीं लिखा है? जी सर। फिर मैं क्यों कंफ्यूज हूँ? ओके सर। कौन सा क्वेश्चन था? हाँ जी 62 नंबर बोलिए विकास कुमार। सर ये j = 1 पे हम d का ट्रिपलेट कैसे लिख रहे हैं सर? अच्छा ये बताइए, आपको मैंने ये क्वेश्चन बताया एकदम होंगी, ये पता है कि नहीं? क्या करें सर? कह रहा हूँ तीन एनर्जी लेवल होंगे कि नहीं ये बताओ पहले। 3 होंगे तभी तो दो के बीच में 2 डिफरेंस आ रहे हैं। हाँ सर ये तो सही समझ रहे हैं। तो ट्रिपलेट होगा, लोअर हाँ। जे वैल्यू 1 रहेगी, लोअर जे की वैल्यू 1 रहेगी, उसके ऊपर 2 अच्छा रहेगा। फिर j की वैल्यू पुट कर देंगे हम। हाँ तो जे की वैल्यू 1 2 3 हाँ ठीक सर समझ गए। ये वैल्यू मिल रही है। ओके सर। वो तीनों जे वैल्यू 1 2 3 तभी आता है जब ट्रिपलेट D1 2 3 होता है। इतना तो प्रैक्टिस हो ही गया होगा आप तक। ओके सर समझ गए। सर मुझे डाउट हुआ था यहाँ पे जो सिलेक्शन रूल्स आपने लिखवाए थे ना एलएस कपलिंग में, मुझे लगा ये इलेक्ट्रिक डाइपोल ट्रांजिशन के लिए नहीं है, तो इस वजह से टोटली इलेक्ट्रिक डाइपोल ट्रांजिशन के भी होंगे ना साथ में एलएस कपलिंग के साथ में। ठीक है। ओके सर। चलिए स्टूडेंट्स क्लास ओवर, थैंक यू। आगे डाउट जिसका रहेगा वो अगली क्लास में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? ओके थैंक यू।